यहाँ अपन आज एक टॉपिक शुरू करते हैं। अपने राजस्थान में जो साहित्य है उस साहित्य के बारे में आज अपन यहाँ देखें कि राजस्थान का साहित्य ये टॉपिक है अपना राजस्थान का साहित्य। आज अपन इनके बारे में देखें कि अपना राजस्थान का साहित्य किस प्रकार का था, कौन कौन प्रमुख रचनाएं हैं, रचनाओं के नाम है, वो प्रमुख इतिहासकार है, उनके बारे में अपन यहाँ देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करें अपन इन साहित्य के से पहले कि राजस्थान में जैसे साहित्य शुरू होता है, साहित्य में जैसे बहुत सारे है, ख्यात है, रासो है और शोक गीत है, इस प्रकार से बहुत मरसिया है, इस प्रकार से बहुत सारे ख्यात है, रचना बहुत सारी रचना की है। तो इनके बारे में अपन पढ़ेंगे आज। उससे पहले देखिए अपन राजस्थान में कुछ चर्चित व्यक्तित्व है उनके बारे में देखें। पहले है राजस्थान के भीष्म पितामह, राजस्थान के भीष्म पितामह कि राजस्थान के भीष्म पितामह जो है किनको कहते हैं, कन्हैयालाल सेठिया को जो है, कन्हैयालाल सेठिया को राजस्थान का भीष्म पितामह कहते हैं। ठीक है, राजस्थान के भीष्म पितामह किनको कहते हैं, कन्हैयालाल सेठिया को कहते हैं। वो राजस्थान के पत्रकारिता के पितामह, राजस्थान में कि पत्रकारिता के पूरा लिख देते हैं, राजस्थान के पत्रकारिता के पितामह जो है किनको कहते हैं, जाबरमल शर्मा को, राजस्थान के पत्रकारिता के पितामह कहे जाते हैं। ठीक, इनके प्रश्न बनते हैं। ये प्रश्न कितनी बार पूछा जा चुका है कि पत्रकारिता के पितामह, राजस्थान के पत्रकारिता के पितामह कौन है, तो जाबरमल शर्मा है। और राजस्थान के भीष्म पितामह कौन है, कन्हैयालाल सेठिया है। ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए। आगे देखिए अपन इनमें कि राजस्थान शब्दकोश के पितामह, कि राजस्थान शब्दकोश के पितामह या फिर निर्माता कह लो, पितामह कह लो, या फिर पितामह तो नहीं कहेंगे इनको, राजस्थान शब्दकोश के निर्माता। कि राजस्थान शब्दकोश का निर्माण किसने किया है, किन्होंने किया है, सीताराम लालच ने। सीताराम लालच ने राजस्थान शब्दकोश का निर्माण किया है। जो अपन पढ़ते हैं राजस्थान, एक राजस्थानी अलग से भाषा है, पता है कि नहीं है। जैसे अपने पंजाबी है, उर्दू है, हिंदी है, अवधी है, ब्रज भाषा है, इस प्रकार से राजस्थान में भी एक भाषा है, राजस्थान का भी व्याकरण है। तो राजस्थान शब्दकोश का जो अपने राजस्थान का शब्दकोश है, उस शब्दकोश का निर्माण किन्होंने किया है, सीताराम लालच ने किया। ठीक है, आगे बात करें इसमें डिंगल पर्यायवाची कोश जो है अवधानमाला है। क्या है, अवधानमाला है। कि जो डिंगल भाषा है, जो राजस्थानी भाषा है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा साहित्य जो है डिंगल भाषा में लिखा जाता है। कौन सी भाषा में, डिंगल भाषा जो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। तो कहाँ पर, पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल क्षेत्र में बोली जाती है। इसका पर्यायवाची कोश है, इस पर्यायवाची कोश को अवधानमाला नाम दिया गया है। और ये किनके द्वारा लिखा जाता है, उदयराम के द्वारा। किनके द्वारा, उदयराम के द्वारा लिखा जाता है। राजस्थान का डिंगल पर्यायवाची कोश जो है अवधानमाला के नाम से है, जो उदयराम जी के द्वारा लिखा जाता है।
ठीक है, आगे देखें कि राजस्थानी नाटकों के जनक व निर्देशक कि राजस्थानी जो नाटक है उनके जनक कौन है व उनके निर्देशक कौन है। इनकी अपन बात करें कि राजस्थानी जिस प्रकार से थिएटर चलता है, जो नाटक किया जाता है, जैसे रामलीला का, कृष्ण लीला का, महाभारत का, यानी इनका कुछ सीन जो है नाटक किया जाता है, नाटक के माध्यम से किया जाता है। तो वह इनके जनक कौन है, नाटक अपने राजस्थान के जनक और निर्देशक जो कौन है, इनका है कन्हैयालाल पंवार है। कौन है? कन्हैयालाल पंवार है। कौन है? कन्हैयालाल पंवार जो है इसके राजस्थानी नाटकों के जनक व निर्देशक दोनों है। ठीक है, आगे अपन बात करें, ये तो अपने हो गए राजस्थान में प्रमुख व्यक्तियों के बारे में, और जो अपने साहित्य से संबंधित जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनके बारे में। ठीक है, कि नाटकों के जनक निर्देशक कौन है? कन्हैयालाल पंवार है। डिंगल पर्यायवाची कोश उद्यानमाला के नाम से है, जो उदयराम जी ने लिखा है, और राजस्थानी शब्दकोश के निर्माता सीताराम लालस है। और राजस्थान के पत्रकारिता के पितामह कौन है? जाबरमल शर्मा है। कौन है? जाबरमल शर्मा है। ठीक है, और राजस्थान के 20वें पितामह कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। ठीक है, आगे अपन बात करें जो अपना राजस्थान का साहित्य जो है और किस में लिखा गया है, जैसे रासो लिखा गया है, रासो है, ख्यात है और मर्सिया। अगर कोई रचना लिखी जाती है तो इनमें लिखी जाती है, और ये होता है क्या है कि रासो क्या होता है, ख्यात क्या होता है और मर्सिया क्या होता है। इनके बारे में देखें तो रासो जो है किसी शासक की प्रशंसा में या फिर राज्यों की प्रशंसा में लिखा जाता है। जैसे बिसलदेव रासो है, हमीर रासो है, पृथ्वीराज रासो है। जो ये रासो लिखे गए हैं वह क्या है, यह शासकों की प्रशंसा के बारे में लिखा गया है कि वहाँ जिस प्रकार से राजा के दरबार में कवि, बहुत सारे कवि थे, चाहे कोई सा भी अपना राजस्थान का शासक ले लो, वहाँ पर बहुत सारे शासक थे, शासकों के अंदर बहुत सारे उनके वहाँ पर दरबार में कवि थे। तो कवि का काम क्या था कि जो राजा है वो राजा के जो प्रसिद्धियाँ हैं, उसकी विशेषता है, उनके बारे में उल्लेख करना है। कि शासक की प्रशंसा करते हुए लिखना कि क्या था, रासो कहलाता था। कि शासकों की प्रशंसा में लिखे जाने वाले, शासकों की प्रशंसा में लिखे जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको रासो कहते हैं। जैसे अपने बिसलदेव रासो है, पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज की जो विशेषता है, उनकी कुछ उपलब्धियां है, उनके अंतर्गत किस प्रकार से किसी चीज़ का नेतृत्व करने की जो क्षमता है, और उनमें उनको तीर मारते हैं उनके अंदर। उनके दरबारी कवि थे चंद्र बरदाई, उनके द्वारा कहा जाता है अष्ट अंगुल, क्या नाम था, अष्ट अंगुल अष्ट प्रमाण मत चुके चौहान, जो भी उनका जो दोहा था उनको सुना जाता है पृथ्वीराज जी को, और पृथ्वीराज जी जो उनको तीर मारते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इनकी जो शासकों की जो विशेषता होती है प्रशंसा के लिए लिखा जाता है। ठीक है, और दूसरा है ख्यात, जो है शासकों की प्रसिद्धियाँ, जो शासक के द्वारा जो प्रसिद्ध कार्य किए जाते हैं उनकी प्रसिद्धियाँ व उनकी वंशावलियों के लिए लिखा जाता है। शासकों की प्रसिद्धियाँ व वंशावलियों का वर्णन इसमें किया जाता है। किसमें? ख्यात में। जो शासकों की प्रसिद्धियाँ है, शासकों के द्वारा कुछ उपलब्धियाँ की गई है, वह उपलब्धियाँ वह शासकों की वंशावली के बारे में, प्राचीन जो उनकी प्राचीन वंशावली चली आ रही है, उनके सभी का वर्णन किसमें जाता है? ख्यात में किया जाता है। ठीक है, और ये मर्सिया क्या होता है? मर्सिया जो है क्या है? शोक गीत है।
शोक गीत क्या होता है? अगर पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा शोक गीत जो है पश्चिमी राजस्थान में गीत गाए जाते हैं कि प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर वहाँ पर शोक गीत गाए जाते हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु के ऊपर शोक गीत गाना ही क्या है? मरचा है। ठीक है, ये प्रसिद्ध है। आगे अपन इनके बारे में बात करें, ये हो गए अपने रासो, ख्यात और मरचा हो गए। आगे अपन देखें कि राजस्थान में साहित्य किस प्रकार से लिखा गया है। कि राजस्थानी साहित्य की दो शैलियाँ थी। कितनी शैलियाँ? राजस्थानी साहित्य की दो शैलियाँ थी। कितनी शैलियाँ थी? दो शैलियाँ थी। ठीक है, इनकी दो शैलियाँ थी। चलो इसको शैली को, दो शैली थी। कितनी शैली थी? दो शैली थी। कौन सी थी? पहली तो है, एक तो थी डिंगल और एक थी पिंगल। डिंगल व पिंगल की जो राजस्थान में साहित्य लिखा गया है, इन दो शैलियों में लिखा गया है, डिंगल व पिंगल शैली में। कितनी शैलियाँ थी? डिंगल व पिंगल दो शैलियाँ थी। ठीक है, पहले इसमें बात करें डिंगल की, कि डिंगल का प्रयोग कहाँ होता था। डिंगल क्या है? डिंगल जो है, डिंगल शैली थी किसकी? राजस्थानी भाषा की, यानी राजस्थानी साहित्य की दो शैलियाँ थी, डिंगल और पिंगल। और डिंगल के अंतर्गत जो है पश्चिमी राजस्थान में इसका प्रयोग किया जाता था। किसका? डिंगल का। कहाँ पर? पश्चिमी राजस्थान में इसका प्रयोग होता था, डिंगल शैली का। ठीक है, होता था। वह अधिकांश साहित्य भी इसी में लिखा गया। अधिकांश साहित्य भी डिंगल शैली में लिखा गया है। डिंगल शैली में लिखा गया है। राजस्थानी की दो शैलियाँ थी, डिंगल व पिंगल। डिंगल का प्रयोग पश्चिमी राजस्थान में होता था। वह अधिकांश साहित्य जो है डिंगल भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में? डिंगल भाषा में। किसमें? डिंगल भाषा में। अधिकांश राजस्थान का साहित्य डिंगल भाषा में लिखा जाता है। ठीक है, और डिंगल भाषा के जो अधिकांश साहित्य है, इस साहित्य के अंतर्गत योगदान देने वाली जाति कौन से? चारण जाति के द्वारा अधिकांश योगदान दिया जाता है। इस भाषा साहित्य के विकास में कर लो। साहित्य के विकास में चारण जाति का विशेष योगदान रहा है। कि जो चारण जाति है, वह चारण जाति के लोगों के द्वारा डिंगल भाषा का अधिक प्रयोग किया गया है। वह इन चारण जाति के लोगों के द्वारा ही इस डिंगल भाषा को विशेष योगदान दिया गया है कि चारण जाति के लोग ही पश्चिमी राजस्थान में जो डिंगल भाषा के अंतर्गत लेखन का कार्य करते थे, और इन्हीं के द्वारा डिंगल भाषा को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देते हुए, इसको महत्ता देते हुए इसको प्रसिद्ध किया है। ठीक है, ये डिंगल हो गई। दूसरा देखें पिंगल।
पिंगल जो है, पिंगल जो राजस्थान के पूर्वी भाग, ये पश्चिमी भाग में है, ये इस साइड में जो पूर्वी भाग है मरुस्थल वाला, मरुस्थल में पिंगल का प्रयोग किया जाता था। और जो हाड़ौती क्षेत्र है यानी पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग में इसका प्रयोग होता था पिंगल का। पिंगल से पूर्वी, डिंगल से पश्चिमी। ठीक है, पिंगल है, यह है पश्चिमी राजस्थान में, यह सॉरी पश्चिमी क्या, यह है पूर्वी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान, यह है पूर्वी राजस्थान में इसका प्रयोग किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और इसमें जो है पिंगल शैली में ब्रज भाषा के, किसके, ब्रज भाषा के शब्दों का, ब्रज भाषा के शब्दों का मिश्रित है या मिश्रित रूप है, ब्रज भाषा का मिश्रण, ब्रज भाषा के शब्दों का मिश्रण अधिक है, मिश्रण अधिक है। कि ब्रज भाषा में, सॉरी पिंगल भाषा में, ब्रज भाषा जो है, जो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है ब्रज भाषा, उसका प्रभाव किसमें है, पिंगल शैली में। किसमें है, पिंगल शैली में इसका प्रभाव है। इनके शब्दों का मिश्रित है, क्या है, मिश्रण है, इनका अधिक मिश्रण है इसका ब्रज भाषा का। ठीक है, और इसमें जो है, और इस साहित्य के विकास में, भाट जाति का, जिसका भाट जाति का विशेष योगदान रहा। ठीक है, कि इसमें, इस साहित्य के विकास में कौन सी जाति का, भाट जाति का अधिक योगदान, विशेष योगदान रहा है, और इसमें चारण जाति का योगदान रहा है। इसमें जो है ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और इसमें जो है, इसमें मारवाड़ी शब्दों का अधिक प्रयोग किया जाता है। इसका मारवाड़ी शब्दों का प्रयोग मिलता है। ठीक है, इसमें ब्रज भाषा का मिलता है, इसमें मारवाड़ी भाषा का, इसमें चारण जाति का योगदान है, इसमें भाट जाति का, और ये पूर्वी राजस्थान में और ये पश्चिमी राजस्थान में, दोनों का आमने सामने है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान इधर है, जैसे मरुस्थल है, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है, जोधपुर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, इस साइड में जैसलमेर है, इस साइड में पश्चिमी राजस्थान है। यहाँ पर डिंगल भाषा का प्रयोग होता था। पूर्वी क्षेत्र में जो है अपने हड़ौती क्षेत्र आ जाता है, कोटा, बूंदी, बारा, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, ये आ जाता है। और यहाँ पर जो है पश्चिमी राजस्थान में पिंगल शैली का अधिक प्रयोग हुआ है। ठीक है, जैसे झालावाड़ के अंतर्गत हुआ है, झालावाड़ है, कोटा है, बूंदी है, बारा है, पूरा क्षेत्र आ जाता है इधर का। ठीक है, ये हो गया। इसके बारे में देखिए अपन, इसके आगे ये दोनों शैलियाँ हो गई, डिंगल व पिंगल शैली, ये महत्वपूर्ण है। इनका प्रश्न अक्सर परीक्षा में बनता है, और इनका जो प्रश्न जो है बोली, जो भाषा है, भाषा का एक अलग से टॉपिक लगता है, जो अपनी बोलियाँ है राजस्थान में बोली, उनके अंदर भी पूछा जाता है। वह साहित्य का में भी इनका प्रश्न बनता है। ठीक है, क्योंकि अपने हिंदी साहित्य में भी जो राजस्थान का साहित्य है वह विशेष महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस कारण वहाँ पर भी ये डिंगल व पिंगल शैलियों का प्रयोग मिलता है। आगे अपन देखें, इनमें साहित्य के बारे में आगे बात करें। ठीक है, इनमें जो है एक डॉक्टर एल.पी. तेशीतोरी है। कौन है? डॉक्टर एल.पी. तेशीतोरी, या जिसको अपन डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, एल.पी. तेशीतोरी, एल.पी. तेशीतोरी। ठीक है, तेशीतोरी के लो या
तेशी तोरी कह लो, कुछ भी कह लो, तेशी तोरी क्या, एलपी तेशी तोरी, ठीक है, एलपी तेशी तोरी है। ये एक प्रसिद्ध कवि थे। कौन थे? डॉक्टर एलपी तेशी तोरी। डॉक्टर एलपी तेशी तोरी, इनका नाम जो है अलग अलग मिलता है। किसी में तेशी तोरी भी मिलता है, किसी में तेशी तोरी, किसी में इनका वास्तविक नाम है ली जीपीओ तेशी तोरी है। डॉक्टर ली जीपीओ तेशी तोरी है। इनको शॉर्ट में कहते हैं डॉक्टर एलपी तेशी तोरी, ठीक है। इनकी बात करें, ये ईरान के थे। कहाँ कर? ईरान के, ठीक है, सॉरी ईरान के नहीं, इटली के। ईरान का नाम आ गया। कहाँ के थे? इटली के थे। जहाँ के जहाँ पर अपने भारत की प्रमुख साइंटिस्ट है उनके ननियाल से। साइंटिस्ट समझ में आ गया, इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालो। उनके जो ननियाल है, कहाँ है? इटली है। जो प्रमुख साइंटिस्ट है अपने भारत की, महान खोज करता है, उनके ननियाल से हैं, ठीक है। जो मशीन बनाई थी, इधर से सोना डालो, इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालो, ठीक है, वहाँ के थे उनकी ननियाल के। इनकी बात करें डॉक्टर एलपी तेशी तोरी की, तो यह जो है एक पुरातत्ववेत्ता थे। क्या थे? पुरातत्ववेत्ता क्या होता है? पुरातत्ववेत्ता यानी प्राचीन जो वस्तुएं मिलती हैं, जैसे अपने सिंधु घाटी सभ्यता है, उनकी खोज करने में इनके द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। यानी पुरातत्ववेत्ता का मतलब होता है कि प्राचीन समय में जो वस्तुएं खोजी जाती थी, उनका अनुमान लगाना है, वे कहलाते पुरातत्ववेत्ता, ठीक है। ये पुरातत्ववेत्ता वह एक साहित्यकार थे। पुरातत्ववेत्ता वह साहित्यकार थे, ठीक है। पुरातत्ववेत्ता वह साहित्यकार थे। यह जो है 1914 में अपने भारत आते हैं। 1914 में राजस्थान आए। कब आते हैं? 1914 में राजस्थान आते हैं। वह जो आए, वह बीकानेर शासक गंगा सिंह जी के यहाँ, बीकानेर शासक गंगा सिंह जी के यहाँ रहते हैं, ठीक है। 1914 में आते हैं और बीकानेर शासक थे कौन? गंगा सिंह जी के शासन में ये वहाँ पर रहना शुरू कर देते। यानी कुछ समय अगर राजस्थान में अगर घूमने आए तो यहाँ पर, और ये गंगा सिंह जी के यहाँ पर रहने लग जाते हैं, ठीक है। और इनके द्वारा जो राजस्थान में जो खोज की जाती है, उनके अंदर भी इनका महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है, ठीक है, एलपी तेशी तोरी का। और इनके द्वारा जो यहाँ रहकर जो है एक चारणी अनुसंधान संस्था पर काम किया। यहाँ रहते हैं, वह यहाँ रहते हुए चारणी अनुसंधान, ठीक है, चारणी अनुसंधान साहित्य का, यहाँ पर रहते हुए चारणी अनुसंधान साहित्य का काम किया। इसका काम क्या? चारणी अनुसंधान साहित्य का काम क्या है कि जो राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र में चारणी भाषा के द्वारा, यानी चारण जाति के द्वारा, चारणी जो डिंगल शैली में चारणी का जो चारण जाति थी, उनका विशेष योगदान था। इस अनुसंधान साहित्य पर इनके द्वारा काम किया जाता है। इनके द्वारा एलपी तेशी तोरी के द्वारा, और इनके द्वारा इनकी दो पुस्तकें प्रचलित पुस्तकें हैं इनकी दो, ठीक है। एक तो है पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण, इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। पहली तो है ये, ठीक है, पहली पुस्तक। और दूसरी पुस्तक है इनकी
दूसरी पुस्तक राजस्थान चरण साहित्य का, राजस्थान चरण साहित्य का, राजस्थान चरण साहित्य का ऐतिहासिक सर्वे। ठीक है, ये पुस्तक जो इनके द्वारा लिखी जाती है, दोनों पुस्तकें इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं कि पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण व राजस्थान चरण साहित्य का ऐतिहासिक सर्वे। ये दो पुस्तकें हैं जिनकी एलपी तेसी तोरी के जो प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण किनके द्वारा लिखी जाती है, तो बहुत सारे बच्चे जो है अपने यहाँ के जो कुछ लोग हैं, जैसे अपने पढ़ा सीताराम लालच है और इनके द्वारा शब्दकोश लिखा जाता है, तो उन व्यक्तियों को ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं, बल्कि इनको नहीं। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जो पश्चिमी राजस्थान का चरण साहित्य है, राजस्थान का चरण, पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण जो है इनके द्वारा लिखा जाता है, एलपी तेसी तोरी के द्वारा। ठीक है, आगे अपन देखें इनके बारे में। और इनके द्वारा जो है अनेक भारतीय पुस्तकों का इटली भाषा में, कौन सी भाषा में, भारतीय पुस्तकों का इटालियन भाषा में अनुवाद किया है। अनेक भारतीय पुस्तकों का इटालियन भाषा में अनुवाद किया है। कि इनके द्वारा जो बहुत सारी भारतीय पुस्तकें थी उनका जो किस भाषा में अनुवाद किया, इटालियन भाषा में। ठीक है, और देखें अनुवाद किया है। और जो यहाँ के शासक थे गंगा सिंह जी ने जो है इनसे प्रेरणा लेकर, किनके द्वारा, एलपी तेसी तोरी से प्रेरणा लेकर इनके द्वारा जो है एक बीकानेर में एक संग्रहालय की स्थापना की जाती है। उस संग्रहालय का वर्तमान में नाम है गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम के नाम से भी वर्तमान में प्रसिद्ध है। उनकी स्थापना जो एलपी तेसी तोरी से प्रेरणा लेकर गंगा सिंह जी द्वारा स्थापना की जाती है। ठीक है, इसमें देखें इन्हीं की प्रेरणा से, किनकी प्रेरणा से, एलपी तेसी तोरी की प्रेरणा से, इन्हीं की प्रेरणा से बीकानेर के शासक गंगा सिंह जी ने एक संग्रहालय की स्थापना की जो वर्तमान में गंगा गोल्डन जुबली के नाम से, गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कि जो गंगा सिंह जी थे बीकानेर शासक, इनके द्वारा जो है एलपी तेसी तोरी से प्रेरणा ली जाती है और इनसे प्रेरणा लेकर एक संग्रहालय की स्थापना की जाती है। उस संग्रहालय का क्या नाम है, गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना गंगा सिंह जी द्वारा की जाती है। ठीक है, और इनके द्वारा देखें ये हो गया, यहाँ पर एलपी तेसी तोरी की बात समाप्त हो जाती है। बीकानेर में संग्रहालय की स्थापना की जाती है गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम के नाम से। आगे देखें, आगे अपन साहित्य की बात करें कि राजस्थान में प्रथम उपन्यास कौन सा है, नाटक कौन सा है, इनका भी प्रश्न बनता है एग्जाम में। यहाँ पर बात करें कि राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास जो है अबलाओं का इंसाफ था, जो अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित है। ठीक है,
राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास कौन सा है? राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास है, ठीक है। पहला हिंदी उपन्यास कौन सा था? अबलाओं का इंसाफ। अबलाओं को इंसाफ। ये लिखा जाता है राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास कौन सा है? पहला हिंदी उपन्यास है अबलाओं का इंसाफ है। ये किनके द्वारा लिखा जाता है? अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखा जाता है। किनके द्वारा? अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखा जाता है। अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित है। व्यास द्वारा रचित है कि अबलाओं का इंसाफ किसने लिखा? अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखा जाता है, जो राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास है, ठीक है। आगे अपन बात करें इनमें राजस्थान का पहला नाटक, राजस्थान का पहला नाटक, ठीक है। राजस्थान का पहला नाटक जो है कौन सा था? केसर विलास। केसर विलास राजस्थान का प्रथम नाटक था कि राजस्थानी भाषा में पहला नाटक कौन सा था? केसर विलास, ठीक है। आगे बात करें राजस्थान का पहला उपन्यास था कनक सुंदर। कनक सुंदर और उपन्यास, नाटक और कहानी जो है विश्रांत प्रवास है। कौन सी है? विश्रांत प्रवास। ये राजस्थान का पहला उपन्यास है, ये पहला हिंदी उपन्यास है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि हिंदी उपन्यास पूछा जाए, राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास तो अबलाओं का इंसाफ, और राजस्थान का पहला उपन्यास पूछा जाता है तो कनक सुंदर। कौन सा है? कनक सुंदर है। और कहानी जो है विश्रांत प्रवास है। कौन सी है? विश्रांत प्रवास, जो राजस्थान की पहली कहानी है, ठीक है। राजस्थान का पहला नाटक केसर विलास, उपन्यास कनक सुंदर, कहानी विश्रांत प्रवास है। ये तीनों रचनाएं जो है, पहली रचना जो है, पहले नाटक, उपन्यास और कहानी जो है शिवचंद्र भरतिया द्वारा लिखा जाता है। शिवचंद्र भरतिया द्वारा लिखा जाता है, शिवचंद्र भरतिया द्वारा रचित है ये तीनों चीज़ें। जो पहली है नाटक शिवचंद्र भरतिया लिखता है, उपन्यास कनक सुंदर जो भी ये भी शिवचंद्र भरतिया जी की रचना है, और कहानी विश्रांत प्रवास भी जो है इनकी शिवचंद्र भरतिया द्वारा लिखा जाती है। तीनों रचनाएं जो है इन्हीं की है, ठीक है। इनका पहला नाटक केसर विलास, उपन्यास कनक सुंदर और कहानी विश्रांत प्रवास राजस्थान का है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। आगे देखिए अपन इसमें कि राजस्थानी भाषा की पहली काव्यकृति, राजस्थानी भाषा की पहली काव्यकृति जो है कौन सी है? बादली है। कौन सी रचना? बादली। राजस्थानी भाषा की पहली काव्य की कृति जो कौन सी है? बादली है। बादली लिखा जाता है, ये किनके द्वारा लिखा जाता है? चंद्र सिंह बिरकाली के द्वारा। चंद्र सिंह बिरकाली के द्वारा लिखा जाता है। इनकी चंद्र सिंह बिरकाली की दो रचना और है, जैसे लू व डाफर। इनकी क्या है? अन्य रचना है जिनकी चंद्र सिंह
बीरकाली की। अन्य रचना है इनकी दोनों लू व डाफर। इनका भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लू व डाफर रचना किनकी है, जो चंद्र सिंह बीरकाली की है। यहाँ पर शिवचंद्र भ्रत्य है, यहाँ पर चंद्र सिंह बीरकाली है। ठीक है, आगे देखें इसमें कि आज़ादी के बाद पहला उपन्यास जो है, आज़ादी के बाद पहला उपन्यास कौन सा उपन्यास, पहला उपन्यास कौन सा है, आभे पटकी है। आभे पटकी है। तो राजस्थान जो आज़ादी के बाद का पहला उपन्यास कौन सा है, आभे पटकी है। कौन सा है, आभे पटकी है। आभे पटकी जो है, ये रचना जो है श्रीलाल नथमल जोशी की रचना है। किनकी, श्रीलाल नथमल जोशी की रचना है। ये भी एक साहित्यकार हुआ है, श्रीलाल नथमल जोशी। इनके द्वारा आज़ादी के बाद का पहला उपन्यास लिखा जाता है आभे पटकी। ठीक है, कौन सा रचना है, कौन सा उपन्यास है, आभे पटकी जो है श्रीलाल नथमल जोशी के द्वारा आज़ादी के बाद पहला उपन्यास लिखा जाता है। और इनकी नथमल जोशी की जो है, श्रीलाल नथमल जोशी की अन्य रचना है जैसे एक बींद दो बींदनी। ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। एक बींद दो बींद जो रचना है किनकी रचना है, एक बींद दो बींदनी, दो बींदनी, एक बींद दो बींदनी। अपने राजस्थान में देखा जाता है कि कुछ जातियों के अंतर्गत दो दो शादियाँ की हुई होती है। वो दोनों की पत्नियां जो है एक साथ रहती है, एक बींद है लेकिन दो बींद नहीं उसके। अपने राजस्थान में भी बहुत सारे लोग हैं, अभी तो नहीं लेकिन पुराने समय में जो अभी भी है, मतलब जो पहले वाले लोग पीढ़ी थी उनके अंतर्गत है एक बींद होता था, मतलब एक आदमी दो दो पत्नियां रहती थी। ये रचना जो श्रीलाल नथमल जोशी की प्रसिद्ध रचना है, अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। एक बींद दो बींदनी रचना जो है किनकी है। ये सारा ये हो गया, बाकी की क्लास नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।